1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने एक साथ मिलकर एक ज्वाइंट स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत करते हैं और वक्त के साथ धीरे धीरे उस ज्वाइंट स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी की नींव को इतनी मजबूती से तैयार किया जाता है कि 300 साल बाद वही ज्वाइंट स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी दुनिया की 25% हिस्सों में अकेला ही राज करने लगता है। और वही ज्वाइंट स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी को दुनिया में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स के नाम से जाने जाते हैं। 1608 में ब्रिटिशर्स पहली बार भारत आए थे ट्रेड करने के लिए और 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पलासी युद्ध में हराकर बंगाल की पावर को टेक ओवर कर लेता है और 1757 से 1947 तक टोटल 190 साल तक भारत पर अपना हुकूमत चलाया। नमस्कार दोस्तों, ब्रिटिश जब भारत आए थे तब भारत एक बहुत ही समृद्धशाली देश था। दुनिया की तमाम अमीर देशों की लिस्ट में भारत नंबर 1 पर था। ग्लोबली 27% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था हमारा भारत। और जब ब्रिटिश भारत छोड़कर गया तो भारत दुनिया के तमाम गरीब देशों की लिस्ट में एक था। 1947 में भारत का जीडीपी था सिर्फ 3%। आज की इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कैसे ब्रिटिशर्स भारत आए और 190 साल तक अपना हुकूमत चलाया भारत पर। 14th सेंचुरी में भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में अफ्रीका और यूरोपियन कंट्री की कॉलोनी को कुछ पता ही नहीं था। 1497 में वास्को दा गामा 4 शिप में 170 क्रू मेंबर को लेकर नए दुनिया की खोज में समुद्र मार्ग पर निकल जाते हैं और अफ्रीका की केप टाउन से 50 किलोमीटर दूर केप ऑफ गॉड होप कोस्ट में आकर पहुंचते हैं और केप ऑफ गॉड होप से इंडियन ओशियन में अपनी यात्रा शुरुआत करता है। 20 मई 1498 में वास्को दा गामा भारत की मालबार कोस्ट में आकर पहुंचते हैं। वास्को दा गामा पहला यूरोपियन था जो समुद्र मार्ग से भारत आए थे। वास्को दा गामा ने यूरोप और एशिया महादेश को समुद्र मार्ग से जोड़ दिया। अब धीरे धीरे यही समुद्र रूट बहुत ही पॉपुलर होने लगा। स्पेनिश, पोर्तुगीज और फ्रांसीसी लोग इसी समुद्र रूट से भारत पर ट्रेडिंग करने के लिए आने लगा। 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक साथ एक ज्वाइंट स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी खोलने का प्लान बनाया। ये एक प्राइवेट कंपनी था और इस कंपनी का मकसद था कि बाहर की कंट्री में ट्रेड करके मुनाफा कमाना। इस कंपनी का हेडक्वार्टर था लंदन में और इस कंपनी का नाम रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी की प्रोजेक्ट में सपोर्ट के लिए ब्रिटेन की रानी प्रथम एलिजाबेथ से परमिशन मांगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रिटेन की रानी ने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। बाद में उस कंपनी के बोर्ड मेंबर ने कुछ शिप्स खरीदा और 30,000 यूरो से उस कंपनी को फिर से शुरुआत करने का प्लान बनाया और इस बार रानी एलिजाबेथ के पास फिर से परमिशन मांगने लगा और रानी एलिजाबेथ ने इस बार इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया चार्टर एक्ट के तहत। आज से ठीक 422 साल पहले 16 दिसंबर 1600 में 24 बोर्ड मेंबर को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है। इस चार्टर एक्ट का रूल था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करके जो भी मुनाफा कमाएगा उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा ब्रिटेन की राज परिवार की राजकोष में देना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन ओशियन में ट्रेड करने के लिए रानी एलिजाबेथ से परमिशन मांगा और 24 अगस्त 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए भारत की सूरत बंदर पहुंचे और भारत में कॉटन, सिल्क, शुगर, सॉल्ट, स्पाइस, इंडिगो डाई, टी और अफीम की ट्रेडिंग करने लगा और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्वेस्टर को बहुत ही मुनाफा होने लगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना फैक्ट्री बनाने का प्लान बनाता है। उस टाइम भारत में मुगल सम्राट का राज था। 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी की कमांडेंट जेम्स लैंकास्टर ने थॉमस रो को आदेश देता है कि वो जाकर मुगल सम्राट नूर उद्दीन सलीम जहांगीर से मिलकर एक कॉमर्शियल ट्रीटी साइन करे ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में फैक्ट्री बनाने के लिए एक परमिशन मिल जाए। थॉमस रो नूरुद्दीन सलीम जहांगीर से मिलकर कॉमर्शियल ट्रीटी के बारे में डिस्कस करता है तो नूरुद्दीन सलीम जहांगीर ने जेम्स को एक पत्र लिखता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में फैक्ट्री बनाने का परमिशन मिल जाता है। 1619 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत पर अपना पहला फैक्ट्री बनाता है और उसके बाद मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, आंध्रा कोस्ट एक के बाद एक फैक्ट्री बनाता गया और सिर्फ 28 साल के अंदर ही 1647 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर 23 फैक्ट्री बना चुका था। 1634 में मुगल सम्राट शाहजहां ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के क्षेत्र में ट्रेड करने के लिए विशेष सुविधाएं देने लगा और 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल के साथ एक सेटलमेंट करता है। मुगल सम्राट की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान मिलता है जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के क्षेत्र में विदाउट टैक्स ट्रेड करने का परमिशन मिल जाता है। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सीमा शुल्क माफ कर दिया जाता है और बाकी जो ट्रेडर्स थे भारत में जैसा कि स्पेनिश, पोर्तुगीज, फ्रांसीस और अफ्रीका से जो लोग भारत पर ट्रेड करने आते थे उन लोगों का ट्रेडिंग पूरी तरह से
बंद कर दिया गया और इस चीज़ से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सीमा शुल्क माफ कर दिया गया और दूसरी तरफ यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मार्केट में कॉम्पिटिटर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जितने कम पैसे से ट्रेड करना चाहे उतने ही कम पैसे से ट्रेड कर सकता है, क्योंकि मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। और ये फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ा जीत कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब इस शाही फरमान का गलत इस्तेमाल करने लगा और बंगाल के एरिया में, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है, अपनी टेरिटरी को विस्तार करने लगा, जिस वजह से बंगाल की राजकोष पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। बंगाल की राजकोष धीरे धीरे खाली होने लगा। 1756 में बंगाल की नवाब बनता है सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी टेरिटरी के विस्तार को रोकने का आदेश देता है। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही आगे निकल चुका था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक ऐसा राजा की जरूरत था जो सिर्फ नाम का राजा रहे, लेकिन काम के लिए सिर्फ ब्रिटिशर्स का साथ दे। कानूनी तौर पर ब्रिटिशर्स के लिए सभी तरह की सुख सुविधाएं मिलना चाहिए, लेकिन सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी को सामने से चुनौती दे रहा था। अब आमने सामने सिराजुद्दौला से युद्ध करने का हिम्मत नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला की आर्मी जनरल मिर्जाफर के साथ एक डील करता है कि अगर मिर्जाफर सिराजुद्दौला को हराने में ईस्ट इंडिया कंपनी का मदद करता है तो मिर्जाफर को बंगाल की नवाब बनाने का वादा करता है। 23 जून 1757 में कोलकाता से 150 किलोमीटर दूर हुगली रिवर के पास पलासी युद्ध की शुरुआत होता है। रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटिश आर्मी मिर्जाफर की मदद से सिराजुद्दौला की 50,000 सेना को हरा देता है और मिर्जाफर को बंगाल की नवाब बना दिया जाता है। ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव भवन को अपने निगरानी में रखा और बंगाल में धीरे धीरे अपना प्रभाव विस्तार करने लगा। कुछ साल बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मिर्जाफर को सिंहासन से हटाकर उनकी बेटे मीर कासिम को बंगाल की नवाब बना देता है। 1762 में मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार ट्रांसफर कर दिया। मीर कासिम खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में देखने लगा और सभी तरह की रूल्स एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से चलाने लगा, जिस वजह से अंग्रेज को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। और इसी वजह से 1764 में बक्सर युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध में मीर कासिम का साथ देता है मुगल अंपायर का शाह आलम और अवध की नवाब सिराजुद्दौला। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है और बक्सर युद्ध की समाप्ति हो जाती है। इस युद्ध में ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को हराकर बंगाल की पावर को टेक ओवर कर लेता है और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल की पहला गवर्नर बनते हैं। अवध की नवाब को एनुअली 3 लाख रुपीज सैलरी देकर पद से हटा दिया जाता है और अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लेता है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल की गवर्नर बनने के बाद बंगाल में ट्रेडिंग करके जो भी मुनाफा कमाया जाता था, रॉयल चार्टर एक्ट के तहत उसका परसेंटेज ब्रिटेन की राजकोष में देना होता था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटेन में परसेंटेज भेजना बंद कर दिया और जब ब्रिटेन में रानी को ये पता चला तो रानी ने रॉबर्ट क्लाइव को वापस लंदन बुलाया और उनकी जांच करने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया। अब बंगाल की नया गवर्नर बना वारेन हेस्टिंग। 1770 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल की एडमिनिस्ट्रेटिव भवन को कलकत्ता में ट्रांसफर कर दिया और अगले 8 दशक में युद्ध करके या फिर ट्रीटी साइन करके अपना टेरिटरी का विस्तार करने लगा और इसी वजह से भारत की ज़्यादातर एरिया ब्रिटिशर्स के अधीन में चला गया। ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करने लगा और राजा की साम्राज्यों को प्रोटेक्शन देने के लिए चार्ज करने लगा। अवध की नवाब को प्रोटेक्शन देने के लिए सालाना 26 लाख रुपीस चार्ज करता था और मुगल साम्राज्यों की प्रोटेक्शन के लिए सालाना 33 लाख रुपीस चार्ज करने लगा। 6 मार्च 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत साइन होता है और 1775 में मराठा अंपायर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत होता है और 7 साल तक चलने के बाद 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की समाप्ति होती है। 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत होता है और 1817 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत होती है। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डालहौसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नर था और 1853 में लॉर्ड डालहौसी ने भारत में रेलवे का निर्माण किया और देखते देखते 50 साल के अंदर भारत दुनिया का चौथा सबसे लार्जेस्ट रेलवे बन गया। लॉर्ड डालहौसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत भारत के अंदर कोई भी राजा अगर सक्षम ना हो या फिर बिना वारिस के कोई भी राजा की डेथ हो जाती है तो वो टेरिटरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन में चला जाएगा। 1849 में पंजाब की सम्राट रंजीत सिंह की अचानक डेथ हो जाती है और उनकी बेटा दुलेब सिंह उस वक्त सिर्फ 11 साल का था। 11 साल की उम्र में दुलेब सिंह पंजाब की सम्राट बनते हैं और इस बात का फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने दुलेब सिंह को जबरदस्ती ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवा के
पंजाब की सारे खजाने को जब्त कर लेता है, जिस खजाने में शामिल था कोहिनूर। और ऐसे में कोहिनूर को बहुत ही सीक्रेट तरीके से लंदन भेज दिया जाता है। झांसी के महाराज गंगाधर राव से शादी करता है मोनिका और झांसी की रानी बनने के बाद उनकी नाम दी गई थी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई ने एक बेटे का जन्म दिया जिसका नाम था दामोदर राव। 4 महीने के बाद ही उनकी बेटे की डेथ हो जाती है। तब उन दोनों ने एक लड़का को अडॉप्ट करता है, लेकिन अपना वारिस ना होने की वजह से महाराज की डेथ के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक्ट अप्लाई करता है और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सालाना 60,000 रुपीज एनुअल सैलरी देकर झांसी छोड़ने का आदेश देता है। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपना झांसी ईस्ट इंडिया कंपनी को देने से इनकार कर दिया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध करने का फैसला कर लिया। लेकिन इस युद्ध में ब्रिटिशर्स को हराने में असफल रहे झांसी की रानी और 10 मई 1857 की भारतीय विद्रोह में शामिल हो गया। भारतीय विद्रोह भारत के अंदर आज़ादी के लिए पहला आंदोलन था और यह आंदोलन इतने प्रभावशाली था कि ब्रिटिशर्स को एक वक्त ऐसा लगने लगा था कि शायद अब भारत में ब्रिटिशर्स का रहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ब्रिटिश की रॉयल नेवी ने भारतीय विद्रोह को रोक दिया और 2 अगस्त 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत पर कब्जा कर लिया और पूरी भारत में अपना शासन चलाने लगा। 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड किंग ने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया। 1861 की सेंसस से ये पता चलता है कि उस वक्त भारत में 1,25,945 ब्रिटिश आबादी था। 1869 में सुएज कैनल बनने के बाद ब्रिटिशर्स के लिए और भी फायदा साबित होने लगा। जहां पर लंदन से भारत आने के लिए 3 महीना लगता था, वहीं पर सुएज कैनल बनने के बाद लंदन से भारत आने के लिए सिर्फ 3 हफ्ता लगता था। 1864 में कंटोनमेंट एक्ट पास किया जिसके तहत भारतीय गरीब महिलाओं को ब्रिटिश सेना के लिए सेक्स स्लैव के रूप से इस्तेमाल किया जाता था। कोई भी खूबसूरत महिला अगर ब्रिटिश पुलिस की नजरों में आ जाता था तो उसकी बलात्कार कर दिया जाता था। ब्रिटिश ऑफिसर कॉलोनियल नेल ने अपनी डायरी में लिखा कि उनको अलग अलग जगहों पर ड्यूटी लगाया जाता था, लेकिन उनका ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब कोई भी महिला उनकी हवास की शिकार ना बने। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और देश की कई जगहों में 350 प्रोस्टिट्यूशन हाउस बनाया गया था। ब्रिटिशर्स ने भारत की टेक्सटाइल, स्टील कंपनी, शिप बिल्डिंग कंपनी पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लागू कर दिया, जिस वजह से ज्यादातर कंपनी टैक्स पे ना करने की वजह से कंपनी को बंद करना पड़ा और ब्रिटिशर्स ने अपना फैक्ट्री डालना शुरू कर दिया और मजदूरों को जबरदस्ती काम करवाया जाता था। जमींदार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लागू कर दिया गया और जब टैक्स पे नहीं कर पाया जाता था तो जमीन हड़प लिया जाता था। किसान अपनी मेहनत से खेती तो करता था, लेकिन खेती का कुछ भी हिस्सा किसान के पास बचा नहीं रहता था। जमींदार को टैक्स देना पड़ता था और ऊपर से ब्रिटिशर्स को भी टैक्स देना पड़ता था। धीरे धीरे टैक्स का परसेंटेज इंक्रीज करके 90% तक कर दिया गया, यानी कि एक किसान अगर 100 किलो चावल उगाता था तो 90 किलो चावल ब्रिटिशर्स को टैक्स के तौर पर देना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन था क्योंकि 10 किलो चावल से कोई भी किसान अपने परिवार को सर्वाइव नहीं कर सकता था। जो भी किसान टैक्स पे नहीं कर पाता था या फिर काम नहीं करता, उनको लोहे की जंजीरों से मारा जाता था और गर्म लोहे की रॉड से दागा जाता था। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार और किसानों की सारे जमीन हड़प लिया और किसान को जबरदस्ती इंडिगो डाई की खेती करवाने लगा और सारे इंडिगो डाई लंदन एक्सपोर्ट करने लगा। जो भी किसान काम नहीं करता था या फिर टैक्स पे नहीं करता था, उनकी परिवार की महिलाओं को गांव के बीचों बीच निर्वस्त्र करके गांव में मार्च लगाया जाता था और उनकी स्तन को लोहे की चिमटा से दबाया जाता था जब तक न खून निकले और वो महिला दर्द से तड़पते रहे। बाद में ब्रिटिश पुलिस ने उस महिलाओं का रेप कर देता था। 1885 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना टेरिटरी के विस्तार में लगा रहा और बर्मा के साथ युद्ध में शामिल था, तब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। जब नेशनल कांग्रेस में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पर्सिया सभी धर्म के लोग शामिल होने लगा तो ब्रिटिशर्स ने लोगों के बीच एक धर्म की भेदभाव का बीज बो दिया और 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी के लोग को बांट दिया और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी के लोग को बांट दिया। 1919 में अमृतसर की जालियांवाला बाग में 20,000 मजदूर शामिल हुए थे ब्रिटिशर्स रूल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। उसी मैदान में 19 ब्रिटिश सोल्जर आकर मैदान की चारों ओर गोलियां बरसाने लगा, जिस मैदान में हजारों से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया। जमशेदपुर में 30,000 वर्कर्स ने 13 डेज का स्ट्राइक कर दिया। अहमदाबाद की टेक्सटाइल कंपनी ने लाखों मजदूरों ने 4 महीने की स्ट्राइक कर दिया। ग्रामीण इलाके में लोगों ने पुलिस चौकी की, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव भवनों पर आग लगा दिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और भारत को 2 स्वतंत्र देशों में बांटा गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिला। उम्मीद करता हूँ ब्रिटिश रूल्स की इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।